मेरा देवर आधी रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा है। मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। देवर मुझे अपने कमरे में ले जाकर पहले जूस का गिलास पिलाता और मेरे पास बैठकर मुझे सुला देता। सुबह जब मैं जागती तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान लगे होते। मुझे देवर पर शक होने लगा। अगली रात भी देवर ने वही किया तो मैंने जूस नहीं पिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि देवर ने मेरे साथ मेरी शादी गाँव में हुई थी। मेरे ससुराल वालों की गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। इस हवेली में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पति बाहर मुल्क में काम करते थे। एक देवर था जो कि ज़मीन पर काम करता था। इस हवेली में अपने देवर के साथ अकेली रहती थी। इसके अलावा कई नौकर भी मौजूद थे। मेरी 2 नंद थी जिनकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मेरे सास ससुर बहुत पहले मर चुके थे, इसलिए मैं सारा दिन नौकरों के साथ ही रहती थी और शाम होते ही मेरा देवर भी घर आ जाता। मेरे पति की खानदानी ज़मीन थी जिसकी देखभाल मेरा छोटा देवर करता था। वजह ये थी कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जबकि मेरे पति पढ़े लिखे थे, इसलिए वे बाहर जाकर पढ़ाई करने के बाद बाहर काम करना चाहते थे, ज़मीनों पर काम करना नहीं चाहते थे। मेरा देवर तो बहुत अच्छा था मगर उसमें एक बुराई थी। जब वह खेतों पर काम करता तो बुलाने पर भी ना आता। उसका कहना था कि अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए घर आऊँगा तो लोग कामचोर समझेंगे। मुझे अक्सर इस बात को लेकर चिढ़ सी होती थी। इसके अलावा वह बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे उससे कोई मसला नहीं था। मेरी नंद भी कभी कभार मिलने आती और 1-2 दिन रुककर चली जाती। मैं अपनी नंदों की वजह से बड़ी सुकून में थी क्योंकि वह लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं थी। जब कभी मेरा पति छुट्टी पर आता तो वो भी भाई से मिलने के बहाने आ जाती। वैसे घर में बस मैं और मेरा देवर ही होते थे। मेरी शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे। पति के जाने के बाद मेरे साथ अजीब वाक़यात होने लगे। पहले तो मुझे मेरा वहम लगा कि शायद ये मेरा वहम है क्योंकि मेरा देवर रोज़ रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा आ गया है, जिसे मैंने तो कभी नहीं देखा था। लेकिन देवर के कहने पर मैं डर के मारे कमरे से बाहर भागती थी क्योंकि मुझे चूहों से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं जहाँ भी चूहों को देख लेती चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। मेरे शोर मचाने पर मेरा देवर मुझे सहारा देता और अपने साथ अपने कमरे में ले जाता और फिर मुझे बेड पर बिठाकर जूस का गिलास देता जो पीकर मुझे सुकून की नींद आ जाती और फिर वहीं से मेरे पास बैठकर मुझे लिटाकर सुला देता था। उसका कहना था मैं बिल्कुल उसकी बहन जैसी हूँ। मैं भी उसकी बात को सच्ची समझती थी लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी जो जल्द मेरे सामने आने वाली थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान नज़र आते थे। मैं हैरत में डूब जाती थी कि मैं सोई थी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ थे और जब मैं उठी तो मेरे कपड़ों पर निशान इतने कैसे भरे हुए हैं। पहले तो मैंने इतना ध्यान ना दिया था, लेकिन जब मैं अपने जिस्म में होने वाले अजीब से बदलाव को महसूस किया तो मुझे देवर पर शक होने लगा। अब मैं देवर पर शक करने लगी थी। अब वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं आगे से चुप्पी और खामोशी इख्तियार कर लेती और उसको किसी भी बात का जवाब ना देती। मैंने जब से अपने देवर पर शक करना शुरू किया था तब से मेरे रवैये में उसके लिए खिंचाव पैदा हो गया था। मैं हवेली के पिछले हिस्से में नौकरों के साथ बैठी वहाँ की सफाई करवा रही थी, साथ साथ में उस वाक़ये पर भी गौर कर रही थी जो आजकल मेरे साथ हो रहे थे। देवर मुझे पुकारते अचानक मेरे पास आ गया। मैं अपने देवर की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई। वह शायद खेतों से काम करके लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे। हाँ कहो, कुछ काम था मुझसे? मैंने अपने पास आते देकर पूछा था। अब उससे बात करते ही मेरा लहजा खुद ब खुद बदलने लगा था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मेरे दिल की अजीब कैफियत देवर पर बयान हो और वह मुझसे दूरी रख ले, लेकिन इस पर तो जैसे कोई असर ही ना होता। देवर ने आते ही कहा कि वे रोज़ घर में अकेली बोर होती हैं, इसलिए आज वह जल्दी आ गया है ताकि कुछ अच्छा वक्त गुजार सके। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहती थी। अगर वह सब ना हो रहा होता और मैं देवर पर शक ना कर रही होती तो मैं उसकी बात ये सुनकर खुश हो जाती, पर इस वक्त मुझे देवर से डर महसूस हुआ था। मुझे लगा था कि शायद मेरा पति मुझसे दूर है, इसलिए मेरे साथ रहते हुए देवर मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसलिए मैंने उसे किचन की सफाई करने का बहाना करके टालना चाहा तो मैं जल्दी से उठ खड़ी और किचन में आ गई थी। मैं फिर से किसी सोच में पड़ गई। अब मेरे दिल में उस चूहे के बारे में जानने का इरादा और बढ़ने लगा क्योंकि मेरे देवर ने ही चूहे को देखा था। मैंने आज तक अपने कमरे में चूहा नहीं देखा था। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा?
पड़ेगा। अब मैंने दिल ही दिल में ठान लिया कि मैं इस चूहे का राज जान कर रहूँगी, क्योंकि देवर चूहे का बहाना बनाकर कहीं मुझे अपने कमरे में सुलाता तो नहीं, और सुबह में अजीब दाग मेरे कपड़ों पर लगे होते थे। अब मैं सोच रही थी कि अपना डर खत्म करके उस चूहे को एक ही बार में मार डालूं, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए और मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और मुझे रोज़ रोज़ देवर के कमरे में जाकर भी सोना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। मैं डरती हुई हाथ में डंडा लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी अपने कमरे के दरवाजे के पास भी नहीं पहुंची थी कि मेरा देवर पीछे से आकर खड़ा हो गया। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? मेरे हाथ में डंडा देखकर मेरा देवर भागता हुआ मेरे पास आया था। मैंने उससे कहा कि देवर जी, असल में आज मैं हिम्मत करके चूहे को मारने जा रही हूँ, उससे मेरा भी डर खत्म हो जाएगा और आपको भी मेरी वजह से रोज़ परेशानी होती है वह भी नहीं हुआ करेगी। मेरी बात सुनकर देवर का रंग उड़ गया था। मैंने उसकी आंखों में अजीब सा अंदाज महसूस किया था। नहीं भाभी, ये क्या कह रही हो आप? शायद जानती नहीं यहाँ के चूहे किस कदर खतरनाक होते हैं। आप रहने दो, मैं देख लेता हूँ उसको। मेरे देवर ने जल्दी जल्दी मुझे देखकर मेरे हाथ से डंडा लेना चाहा कि मैं उस देवर की चाल समझकर फौरन अपना हाथ पीछे कर गई। देवर जी, आप परेशान ना हो, मैं उसे मार दूंगी। कभी ना कभी तो मुझे हिम्मत करनी ही होगी, तो आज क्यों नहीं, इसलिए उसे मैं खुद मार दूंगी। देवर के मना करने के बावजूद मैंने उसकी एक ना सुनी और डंडा लेकर अंदर बढ़ गई और देवर वहीं से पलट गया। मैंने आगे बढ़कर नीचे जाकर देखा तो सामने एक मोटा सा चूहा बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरी सारी बहादुरी भाग गई। डर की वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरा देवर भागता हुआ कमरे में आया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं चूहे को देखकर इस कदर डर गई थी कि अपने देवर को मना भी ना कर पाई। देवर मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने खामोशी से अपने हाथ में लेकर पी लिया और फिर रोज़ की तरह मेरी आंखें फौरन बंद हो गई। कुछ खबर ना हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़ों पर वही अजीब से निशान थे। मैं फिर से सोच में पड़ गई थी कि चलो नींद तो डर की वजह से आ जाती है, तो फिर ये निशान कैसे हैं? आखिर क्या राज है उन सब के पीछे? मैंने सोच लिया था अब कोई ना कोई तरकीब करके मैं उन निशानों का सच जानकर रहूँगी, क्योंकि जो वाक़ई मेरे कमरे में होता था ये रात को मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से जो देखा था दिन वैसे ही गुजर रहे थे। जब शाम में देवर मुस्कुराता हुआ आया और बोला, देखो भाभी, मैं आपके लिए ताज़ा फल और सब्जियां लाया हूँ, उनको खाकर सेहत बनाओ। ये ना तो कल को जब मेरा भाई आए तो आपको देखकर कहे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप कमज़ोर होती जा रही हो। उसने मेरे पास आते हुए कहा और साथ ही मेरी फ़िक्र भी जाहिर की। तो मैं उसके इस कदर प्यार और मोहब्बत पर शर्मिंदा सी हुई और सोचने लगी कि मैं यूं ही इस पर शक कर रही हूँ, शायद देवर मेरे साथ कुछ गलत ही ना करता हो, ये सब मेरा वहम ही हो। मैं उसे देखकर सोच ही रही थी। मेरी सोच का रुख अब बदल चुका था। अब मुझे अपना देवर सही लगने लगा था। अगर वह गलत होता या उसके दिल में मेरे लिए कोई मलाल होता तो वह मेरी इतनी फिक्र ना करता, बल्कि मुझसे और चिड़चिड़ा रहता और रात में वह अजीब हरकतें सब मेरे दिमाग का फतूर था। शायद वह सच में मेरा ख्याल अपनी बहन की तरह रख रहा था, लेकिन मैं अनजान थी कि जल्द देवर का ऐसा भयानक रूप सामने आने वाला है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। मैं उसको देखकर लगातार सोचती जा रही थी। आने वाले वक्त से अनजान मुझे अपनी गलत सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मेरा पति तो साल में एक बार चक्कर लगाता था और उसके जाने के बाद देवर ही तो मेरे दुख सुख में मेरे साथ होता था। मैं अपनी सोच में कहीं दूर निकल चुकी थी। भाभी, क्या बात है? आप इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात तो है, मुझे बताओ। क्या पता मैं उसका मसला हल कर सकूं। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर मेरे देवर ने मुझे पुकारा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, बस ऐसे ही मुझे आदत है बैठे बैठे सोचते रहने की। तुमने फल वाकई बहुत अच्छे लिए हैं, शुक्रिया उनके लिए, मैंने देवर की तरफ देखकर कहा था, जिस पर वह खुश होता उठकर बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा इरादा आराम करने का था। कल मेरे पति ने आना था, इसलिए मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती थी, क्योंकि वे जब भी आते थे मुझे गांव में घुमाने ले जाते और ढेर सारी शॉपिंग करवाते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी। अगले दिन पति 1 महीने की छुट्टी पर रहने आ गए थे। उनके आने के बाद मैं चूहे वाली परेशानी से आज़ाद हो गई थी। मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे पति के आते ही लोगों ने मेरे देवर के रिश्ते के बारे में गलत बात करना शुरू कर दिया था।
जिसको सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी कि जब मेरे पति यहाँ नहीं थे तो किसी ने भी आकर मेरा हाल तक नहीं पूछा था, और अब उनके आते ही सबने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। ये सब बातें मुझे पति ने बताई थी कि गांव में मेरे और देवर के बारे में क्या बात हो रही है। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरा ऊपर वाला जानता था, मैं तो अपने देवर को अपना भाई ही समझती थी। पति ने मुझे समझाया भी था कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो। ये गांव के लोग जो जलते हैं असल में उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है, और एक लड़के और एक लड़की को अकेले साथ रहते हुए ये लोग आज भी अपनी सोच के मुताबिक वही सब सोचते हैं जो पहले के लोग सोचते आए हैं। मेरा भाई तुम्हें बहन मानता है जबकि तुम उसे भाई मानती हो, तो हम लोगों की बातों से क्या लेना देना। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो, दिल पर बात लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। असल में मेरा पति चाहता था कि हमारे बीच औलाद आ जाए, उससे मेरे दिल में ही बहल जाएगा, फिर शायद वे मुझे फिर अपने साथ ले जाएंगे या खुद वापस आ जाएंगे, और उसके लिए मेरी सेहतमंद रहना ज़रूरी था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसके पीछे क्या क्या होता रहा है, जिससे मैं चाहकर भी ना सोचना ना चाहूँ तो मेरी भी सोच का रुख देखकर अजीब हरकतों का पता चल जाता था। आज उनको घर आए काफ़ी दिन हो गए थे। किसी औरत ने उनसे मेरे बारे में गलत बात कर दी थी, जिसकी वजह से उनका रवैया कुछ उखड़ा सा था। मैंने उनको प्यार से बिठाकर समझाया कि वे परेशान ना हो, लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मुझे समझा रहे थे और अब आप खुद परेशान हैं। आपके जाने के बाद घर का समझदार मर्द आपका छोटा भाई ही तो है, और वह मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी बहन की तरह रखता है। मैंने तो पति के दिल से वहम निकालने के लिए कहा था, लेकिन ये मामला उल्टा ही हो गया। मेरे पति कहने लगे, तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानती, इसलिए कुछ देर खामोश रहो। मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन रही बात मेरे भाई की, तो मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत करो, वह इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। मेरे पति ने मुझे अपने देवर के हक में बोलते देखकर गुस्से और आहिस्ता से कहा, तो मैंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा। क्या उनको भी अपने भाई पर शक था? मगर क्यों? मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी। अगर मेरे पति को इस पर भरोसा नहीं था तो मुझे भी सावधानी रखनी चाहिए थी। मैंने तो पति को चूहे वाली बात बताई भी नहीं थी, और अब उनका ऐसा रवैया देखकर मगर मैं उनको आज बता देती तो शायद वे गुस्से में मुझे तलाक दे देते। मैंने अपनी सोच को झटका था और उस वक्त खामोश रही। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति को चूहे के राज के बारे में बता दूंगी, ताकि अगर किसी के मुंह से ये बात निकली तो पति मुझे झूठा ना समझे। मैंने रात को ही उनको सब कुछ बता दिया। उस वक्त वे खामोश रहे, लेकिन अगले दिन उनको इस बात पर गुस्सा आ गया। तब वे रात वाली बात को बीच में ले आए थे, जो बात बता रही थी कि तुम्हारे कमरे में चूहा आ जाता था, तब वह तुम्हें अपने कमरे में ले जाता था और जूस दे देता था। क्या तुमने कभी चूहा अपनी आंखों से देखा था? मेरे पति गहरी सोच में डूबे मुझसे सवाल करते हुए खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। मैं भी चलती हुई उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। आपके आने से कुछ दिन पहले ही मैंने चूहे को पकड़ने का प्लान बनाया, तो इस चूहे को अपने कमरे में बैठ के नीचे देखा था, लेकिन उसे मार ही ना सकी। पति को देखकर दिल में अपने रब से खुद के अच्छे की दुआ मांगते हुए बताया था। मेरी बात सुनकर पति खिड़की से दूर होकर बेड पर बैठ गए और कहने लगे, एक इंसान को अपनी अक्ल के साथ साथ आंखों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता, और ना ही तुम। मेरे पास मेरा एक ही भाई है और तुम मेरी बीवी हो। मैं दोनों को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। शायद मैं गांव वालों की बातों में आकर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन तुम अब आगे से ख्याल रखना, मुझे तुम पर भरोसा है और अपने भाई पर भी। तुम खुद कोशिश करो कि चूहे का डर अपने दिमाग से निकाल दो, ताकि ये सब दोबारा होने की नौबत ना आए। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, जबकि मैं एक ही बात ही सोच रही थी कि जब मैं सुबह उठी तो मेरे कपड़ों पर निशान कैसे आते थे। आखिर मेरा देवर रात में मुझे जूस पिलाकर मेरे साथ क्या करता था? मेरा दिमाग उलझन का शिकार था। मैं चाहकर भी उस रात से पर्दा नहीं उठा पा रही थी। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की थी। मुझे अपनी नाकामी का दुख भी था कि मैं रात जानने में नाकामयाब रही थी। अगले कुछ दिन बाद मेरे पति वापस चले गए। जाने के पहले मुझे होशियार करके गए थे।
मेरे पति मेरे साथ थे। लोगों ने जैसी मर्जी बातें की, मगर उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। उनके जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा वक्त था ये सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना है। दिल करता कि ना सोचूं इतना, ये सब दिमाग का फितूर है, लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करती जो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सोच रही थी जब मेरा देवर हमेशा की तरह कमरे में आया और चिल्लाकर कहने लगा, भाभी कमरे में चूहा आ गया है। मैं ये सुनते ही हड़बड़ा कर उठी और अपने देवर के पीछे जा चुकी थी। मैं कल रात ही प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपने देवर की उन हरकतों से पर्दा उठा कर ही रहूंगी। इसलिए मैं डरकर अपने देवर के कमरे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन आज मैं सब जानने के लिए प्लान तैयार रखा था, क्योंकि दाल में ज़रूर कुछ काला था। वरना मैं तो सोच रही थी कि अगर कमरे में चूहा था तो मैं बेड पर थी, चूहा क्या कर लेता मुझे तो कुछ पता ही ना चलना था। लेकिन देवर ने अचानक कमरे में आकर मुझे जगाकर मेरा शक यकीन में बदल दिया था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज मैं कुछ भी खाने पीने के लिए पानी या जूस नहीं पीऊंगी, ताकि उस रात से पर्दा उठा सकूं। मैं खामोशी से देवर के साथ उसके कमरे में आ गई। मेरे देवर ने मुझे बेड पर बिठाया और फिर जूस का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उसे दिल घबराने का बहाना करते हुए ठंडा पानी लाने को कहा और उसके जाते ही जूस पीने की बजाय मौका देखते हुए जूस पास रखे फूलदान में डाल दिया। कुछ ही देर बाद नींद आने का ड्रामा करने लगी। मैं वहीं लेट गई, आंखों को बंद किया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मुझे लेटे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ पर मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। आने वाली शायद एक लड़की थी। उसने आते ही मेरे हाथों को रस्सी से मजबूती के साथ बांध दिया और फिर कमरे में अजीब सी बू फैलने लगी थी। मेरा देवर भी उसके साथ था। मैंने बिल्कुल हल्की सी आँख खोलकर देखने की कोशिश की। उसके बाद उन दोनों ने जो मेरे साथ किया, उस दौरान मैं उनकी बातें खामोशी से आंखें बंद करके सुनती रही। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि कोई इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। दरअसल मेरा देवर मुझ पर काला जादू करवा रहा था, ताकि मैं कभी माँ ना बन सकूं, क्योंकि अगर मेरे औलाद हो जाती तो जायदाद का कम हिस्सा देवर के हिस्से आता। ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। पति के आने के बाद गाँव वालों में वह बात फैलाने वाला भी मेरा देवर ही था, ताकि मेरा पति गुस्से में आकर मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए बाहर मुल्क में चला जाए और वह इस लड़की से शादी कर ले। उसके साथ मिलकर वह रोज़ मुझ पर काला जादू करता था। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसे पता लग गया था कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। इसलिए उसने मेरे कमरे में सच का चूहा छोड़ दिया था, जिससे मैं देवर पर शक करना छोड़ दूँ। और बदनामी के डर से यकीनन ये बात मैंने अपने पति को भी बताई थी। लेकिन मैंने तो अपने पति को सब सच बता चुकी थी। मैंने उनकी बातें सुनते दिल में शुक्रिया किया कि सही वक्त रहते ही पति को सब बता दिया। उनकी बातें मैं खामोशी से सुनती रही। उस वक्त जल्दबाजी करके मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जो वे करना चाहते थे उनको करने दिया। ये सब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे करना पड़ा था। बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा था। वह दोनों जब कमरे से बाहर गए तो मैंने आंखें खोली थी। कमरे में हर तरफ अजीब सी बू थी। आंखें खोलने पर आंखों में मिर्ची लग रही थी। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। मैंने एक नज़र बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद देवर इस लड़की को घर छोड़ने गया था। मैंने जल्दी से जाकर अपना मुंह धोया और वहीं पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो जल्दी से कमरे में आ गई, ताकि इस देवर को ज़रा भी शक ना हो। मैं इस घर में नौकरों के होते हुए भी अकेली थी। वहाँ सब नौकर थे। अगर देवर को भनक भी पड़ जाती कि मैं उनकी सोच से वाकिफ़ हूँ तो ना जाने मेरा क्या अंजाम होता। ये सोचकर रुआसी भी थी। मैं डर की वजह से फुट फुट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए अपने पति को जल्द आने को कहा तो वह परेशान हो गए और अगली सुबह ही घर आ गए। मेरे पति के आ जाने से मुझे हिम्मत आ गई और मुझे सहारा मिला था। मैंने अपने पति के आते ही उनको सब सच बता दिया था कि उनका भाई क्या करता है और क्या कर रहा है। सिर्फ ज़मीन और जायदाद पाने के लिए वह किस हद तक गिर चुका था। मेरी सारी बातें सुनने के बाद पति खामोश रहे और अचानक उठकर बाहर चले गए। उसके बाद पता नहीं उसने क्या किया कि वह 2 दिन बाद ही एक रोज़ मेरे कमरे में बैठी अपने पति की चुप्पी के बारे में सोच रही थी कि अचानक देवर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ गई। तब पता चला कि मेरे पति ने अपने भाई को उसके हिस्से की जायदाद दे दी है और अब वह एक घर भी उसे रखने को कहा है, क्योंकि वह मुझे लेकर शहर शिफ्ट हो रहे हैं। देवर उसे प्यार से मना कर रहा था। जब वह ना माना तो गुस्सा करने लगा कि
अपनी बीवी के पीछे आकर अपने भाई को छोड़ रहे हो। मेरे पति ने आगे से सब्र से काम लिया और उसे कुछ ना कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आए और सामान पैक करने को कहा। जब मैंने खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा मेरे साथ यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाओ तो सब बता दूंगा। इस वक्त हम अपना सामान लेकर शहर आ गए। यहाँ पति के किसी दोस्त के घर रुके थे। तब रात में पति ने बताया कि मैं ये घर खरीदने वाले हैं और इस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। जब मैंने देवर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उसके सामने अगर मैं तुम्हारा चूहे वाले जिक्र की बात सारी रात उसके कमरे में गुजारने का जिक्र करता तो वह तुम पर और कीचड़ उछालता। सब लोग उसे सही और तुम्हें गलत समझते, इसलिए मैं खामोशी से तुम्हें आज वहाँ से ले आया क्योंकि दौलत की जो पट्टी मेरे भाई की आंखों पर बंधी मुझे नजर आई वह ज़रूर कुछ गलत कर देता। इसलिए मैंने उसके सामने कुछ जाहिर ना किया और ना ही उसे अपना सही पता बता कर आया हूँ। पति की बात बिल्कुल सही थी, उन्होंने समझदारी से काम लिया था। काले जादू के उतार के लिए मेरे पति ने एक बाबा को दिखाया था। उन्होंने जो बताया वह बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हमारा एक बेटा भी हो गया था। कुछ दिन बाद हमें खबर सुनने को मिली कि देवर ने जिस लड़की से शादी की थी वह देवर की सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और आज वह अकेला धक्के खाता फिर रहा है।